मैडम दिन ब दिन जवान और खूबसूरत हो रही थी। उन पर मोटापा बहुत अच्छा लगता था। वो 40 साल की उम्र में भी 24 साल की जवान लड़की लगती थी, जबकि मैं अभी गैर शादीशुदा था, जिसकी वजह से मैडम मुझ पर दिल हार बैठी थी। मैं गांव का एक जवान और ताकतवर जिस्म का लड़का था। मैडम मुझ पर रोजाना नया तरीका आजमाती थी। एक दिन मैं फारिग हुआ तो मैडम के चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से हो गए। जब मैंने वजह पूछी तो मैं परेशान हो गया और मेरा रंग जर्द पड़ गया कि मैडम मेरे बच्चे। मेरा नाम करामत अली है। मैं बहुत गरीब था। बिना बताए एक दिन मैंने अपने साहब के काम से छुट्टी कर ली। अब मुझे डर भी लग रहा था कि साहब मेरी क्लास लाजमी लगाएंगे। अगले दिन मैं बंगले पर गया तो साहब ने मुझे गालियां देकर वहां से निकाल दिया। मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे उस जवान मैडम से थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी, जिसने मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा था और मुझे हर हाल में सहारा देने का वादा किया था। मैं फौरन से वहां पहुंचा। वो मुझसे बहुत गर्मजोशी से मिली। बोली, शुक्र है कि तुम आ गए हो। मैं तो तुमको वैसे भी बहुत याद कर रही थी। मैं मैडम बानो की बात को समझा नहीं था। मैंने कहा, क्या मतलब? आप मुझे क्यों याद करेंगी? मेरी बात पर वो हंस पड़ी और बोली, अरे करामते, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरे घर में नौकरी भी कर लो और मेरा दूसरा काम भी करते रहना। मैं उनकी बात को सुनकर हैरान रह गया। बोला, वो मुझसे दूसरा कौन सा खास काम करवाना चाहती थी? मैंने मैडम से जल्दी में कहा, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, हर किस्म का काम, क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मेरी बात सुनकर मैडम खुश हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा सारा खानदान कतर में रहता है। मैं इस बंगले की अकलौती वारिस हूँ। मेरे वालिद तो बचपन में ही चल बसे थे। चचा लोगों से हम नाराज हैं। दादा अब्बू ने इसलिए ये बंगला मेरी अकेली के नाम पर किया है। पर यहाँ पर मुझे एक चौकीदार की ज़रूरत है। तुम रहोगे तो मुझे सहारा मिल जाएगा और मेरी ज़रूरत भी पूरी होती रहेगी। मैंने कहा, ठीक है मैडम जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। वो कहने लगी कि एक शर्त है कि मेरा हर किस्म का हुक्म मानना पड़ेगा। चाहे मैं तुमसे कहूँ कि तुम मालिक बनकर कुर्सी पर बैठे रहो, तो तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे हुक्म ना मानने वाले लोग पसंद नहीं हैं, और इस काम की तनख्वाह मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दूंगी। मैं मैडम की बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने आज तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी थी जो कि इतनी ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए राज़ी हो। मैडम ने मुझे 10,000 तनख्वाह पर रख लिया। मैं तो कल से काम पर आना चाहता था, पर वो बोली, पहले दिन ही काम शुरू कर दो। क्योंकि मैं आज का नागा नहीं करना चाहती। पहले ही काफ़ी दिन हो चुके हैं। सर पर गर्मी सवार है। मैंने कहा, ठीक है मैडम साहिबा, लेकिन अभी तो मेरे पास गार्ड की वर्दी नहीं है। कहने लगीं कि तुम जाओ, माली बाबा तुम्हें वर्दी भी दे देंगे, तुम इसकी फिक्र न करो। खैर, मैं तो काम की नीयत से ही आया था। जल्दी से माली के पास गया, मुझे एक काले रंग की वर्दी दे दी, जिसे मैं पहनकर अभी बाहर के दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि मैडम बानो ने पीछे से आवाज़ दी, अरे कहाँ जा रहे हो? थोड़ी बहुत हमसे भी बात कर लो, रुक जाओ। मैं उनकी बात सुनकर रुक गया। मुझसे कहने लगी कि आओ तुमको तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने के लिए अपना कमरा भी मिलेगा? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ तो और क्या, तुम मालकन बानो के घर नौकरी करो और तुमको रहने की जगह न मिले, ऐसा कैसे मुमकिन है? बस बदले में तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगी। वो बार बार यही बात कहती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि न जाने ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना पड़ेगा। खैर, मैंने उसकी हर बात मानने की हामी भर ली। अब वो मुझे अपने कमरे में ले आई कि ये मेरा कमरा है, तुम इसे अच्छी तरह देख लो, बल्कि यहीं पर आराम कर लो, मैं तुम्हें शाम को उठा दूंगी। मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगी, पर मैं उसकी हुक्म अदूली नहीं करना चाहता था। मैंने अपने जूते उतारे और वहीं सोने के लिए लेट गया। वो कमरा बंद करके चली गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 8 बजे का वक्त हो चुका था। पूरी रात तो मैं बेहोशों की तरह सोया रहा था और अब तो मेरे कपड़ों से अजीब तरह की महक आने लगी थी। लेकिन मैं जहाँ सोया था वो कमरा बहुत ठंडा था। जिंदगी में पहली बार एसी वाले कमरे में सोया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे इस खास किस्म की नौकरी की कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठकर कुछ गुमसुम सा सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। अचानक मैडम कमरे में दाखिल हुई। हाँ करामते, तुमको रात नींद कैसी आई? मेरा घर अच्छा लगा? मेरे घर में हर चीज़ ही ऐसी है, पुरसुकून और सलीके वाली। मैडम ने ये कहा तो मैं हैरान हो गया। अच्छा मैडम, अब मैं चलता हूँ।
मैंने उसकी बेतकल्लफ़ी को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम चले जाओ और सुनो, जाते हुए मुझसे पैसे ले जाओ। तुम्हारी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। तुम तो इतने दिनों के बाद छुट्टी लेकर जा रहे हो। अपने घर जाओ तो वो तुमसे ज़रूर कोई न कोई चीज़ मांगेगी। मैं समझ गया था कि वो शायद जानना चाहती थी कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। मैंने मना कर दिया और कहा, मैडम जी, मेरी कोई बीवी नहीं है। मेरी बात पर वो हंस पड़ी। अच्छा, चलो जाओ, अब कल शाम ही आना। मैं वहाँ से निकल गया। मेरे दिल में अजीबो-गरीब ख़यालात आ रहे थे। एक बार की पढ़ी वो खबर भी याद आ रही थी कि किसी बड़े बंगले की रहायशी औरत ने अपने ही नौकर से शादी कर ली। गर्ज के ऐसी बातें मेरे दिमाग को ख़राब कर रही थीं, पर मैंने खुद को इन खुशफहमियों से बाहर निकाला और घर आ गया। माँ से कहा कि आप भी शहर चलो। मेरा गांव मैडम के बंगले से 12 घंटे की दूरी पर था। अगरचे गांव जाना इतना आसान नहीं था और मैं नौकरी की खुशी में चला गया था। मैंने घर जाकर अम्मी को बताया कि मुझे 10,000 की नौकरी मिली है। अब मैं वहाँ आपको भी लेकर जाऊँगा। उधर तो खाने पीने का मसला भी नहीं होगा। मेरी मैडम जवान और बहुत रहमदिल है। मेरी बात सुनकर अम्मी खुशी से फूले ना समाई। अगले दिन मैं अम्मी को लेकर शहर आ गया। मुझे लगा था कि शायद अब मेरी नौकरी सिर्फ और सिर्फ मैडम की हिफाजत करना है। घर के काम अम्मी कर दिया करेंगी। पर यहाँ आकर मामलात और हुए। अम्मी तो सारा दिन कमरे में ही रहती। वो बड़े लोगों के सामने जाने से शर्माती थीं। मैं अपनी वर्दी पहनकर बाहर गेट पर जाकर खड़ा हुआ और सारा दिन खड़ा रहा। कभी कभी छाँव में आराम भी करने लगता। शाम हुई तो मैडम दरवाजे की तरफ आईं और बोली, करामतें, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मेरे साथ चलो। ठीक है मैडम, आप गाड़ी में बैठे, मैं अभी आता हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम आगे बैठोगे और मैं पीछे बैठूंगी। अच्छा ठीक है। मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया और यूं गाड़ी शहर की तरफ निकाल दी। काफ़ी देर के बाद जब हम एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे, मैडम मुझे बोली कि अब तुम पहले उतरोगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। मैं उसकी ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने मेरी गन अपने ड्राइवर को दे दी। यूं ड्राइवर एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया और मैडम हम दोनों के पीछे पीछे आने लगी। खैर, मैं उसके साथ शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। उन्होंने शॉपिंग की, फिर हम लोग घर आ गए। और रास्ते में मुझे मैडम ने कहा, घर चलकर तुमसे कुछ बात करनी है। बंगले में पहुंचते ही मैडम मुझे अपने कमरे में ले गई। बोली कि तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। मैं हैरान था कि आखिर ऐसा क्या तोहफा है जिसके लिए मुझे अपने कमरे में खास तौर पर बुलाया है। मैडम ने मेरे सामने बैग खोला तो ये खूबसूरत किस्म का सूट था, जिसे देखते ही ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए ही बना हुआ है। ब्लैक कलर का सूट मुझ पर काफी खूब जचता था। पर आप मेरे लिए ये क्यों लाई हैं? मैंने हैरानगी से पूछा। तुम इतने खुश शक्ल क्यों हो? तुमको इन फटे पुराने कपड़ों में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैडम की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, पर मैं ये नहीं पहन सकता। मुझ पर ये वर्दी ही ठीक लगती है। अरे भाड़ में गई वर्दी। अब के बाद तुम कोई वर्दी नहीं पहनोगे। इस बंगले के लोगों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे। हमारे घर में जब दादा जान होते थे तो वो भी ऐसे ही कपड़े पहना करते थे। तुम पहनोगे तो मुझे उनकी याद आएगी। मैं मैडम की बात सुनकर खामोश रहा। इससे पहले कि मैं बाहर जाता, उसने मुझे रोक लिया। करामते, पहले जाकर ये कपड़े पहनकर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कैसे लगते हो। मैं हड़बड़ा गया और उनसे कपड़े लेकर गुस्ल खाने में चला गया। नहा धोकर मैंने नए कपड़े पहने। बाहर आया तो मैडम मुझे देखकर खुश हो गई। बोली कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुमने खामखा ही खुद को गरीब बनाकर बर्बाद कर रखा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अब आइंदा आपके कहने पर ही कपड़े पहनूंगा। तो वो बहुत खुश हुई। मेरी माँ शकी किस्म की औरत थी। कहने लगी कि मैं देख रही हूँ तुम्हारी मैडम तुम पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी नहीं करने लगी है। मैं एक ऐसा काम करूँगी जिससे तुम्हारी मैडम के इरादे भी पता चल जाएंगे। मैंने पूछा, अम्मा तुम क्या करोगी? तो बोली कि तुम्हारी मैडम से मिलती हूँ, फिर उसे कहूँगी कि मैं तुम्हारा रिश्ता देखने जा रही हूँ, तो मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दे। अम्मा की इस बात पर मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मुझे भी मैडम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ना मैं उनसे शादी करके जिंदगी गुलामों जैसी जिंदगी गुजारना चाहता था। खैर, माँ ने जो कहा मैंने वैसा ही किया। अगले दिन ही माँ उनसे छुट्टी लेने के लिए चली गई। मैडम ने ये सुना तो बहुत खुश हुई। मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुमको अपने हाथ से ऐसे दुल्हा बनाऊंगी, तुम देख लेना, तुम इतने खूबसूरत लगोगे जितना कोई भी नहीं लगता। मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश हूँ। तुम देखना, तुम खुश रहोगे और तुम्हें शादी वाली रात के कुछ तजर्बे भी सिखाऊंगी।
मैडम की बात सुनकर अम्मा और मैं दोनों हक्का बक्का रह गए। अगर मैडम की कोई ऐसी नीयत नहीं थी तो फिर वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों थीं? अम्मा ने भी अपनी शक को जहन से निकाल दिया। उन्होंने कहा, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, उनको ज़िंदगी की कोई परेशानी नहीं होती तो ये हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। हमको गलत नहीं सोचना चाहिए। अब तुम इसके साथ काम करो, अच्छे पैसे देती हैं तो तुमको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगले दिन मैडम मुझे एक कमरे में ले गईं। यहाँ पर किताबें रखी थीं। कहने लगी, ये लाइब्रेरी है, तुम यहाँ बैठकर किताबें पढ़ने का ड्रामा करो। मैं कहने लगा, मैडम जी, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? मैडम ने कहा, बस तुम किताब लेकर बैठो। ये कहकर उसने मुझे किताब दे दी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सोचा इसकी हुक्म अदूली की तो चिढ़ जाएगी। वैसे भी तो जब उसकी नीयत ठीक थी तो फिर मुझको भी खामखा शक करने की क्या ज़रूरत थी। जब यूं मैं चुप करके कुर्सी पर बैठ गया तो मैडम बोली, जब तक मैं न कहूँ तुमने उठना नहीं है। ये कहकर मैडम वहाँ से चली गई। अभी 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे दूसरे कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं ये सुनकर डर गया। फिर सोचा कि ये तो मैडम का अपना घर है। वो खुद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और साथ में रो भी रही थी। उनकी हल्की हल्की आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद रोने की आवाज़ आना बंद हो गई। मैडम कमरे में आईं और बोली, चलो करामते, अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने यहाँ आकर मेरा हुक्म माना, मेरे साथ बहस या फिर बदतमीज़ी नहीं की। मैंने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया और वापस चला आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैडम मुझसे क्या चाहती हैं। मैं जितनी भी कोशिश करता उसे खुश करने की, वो हर बार मेरे लिए एक नया हुक्म निकाल कर लाती, जिसकी पासदारी करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। और आज भी ऐसा ही हुआ। खैर, अब मैडम ने घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था। वो घर कम ही आती थीं, ज़्यादातर बाहर ही रहती थीं। मैं जब भी उसके पास जाकर तनख्वाह मांगता तो वो मुझे ढेरों पैसे दे देती। एक दिन मुझसे कहने लगी, आज मैं तुमको एक चीज़ खिलाती हूँ जिसे तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। मैंने कहा, जी ज़रूर, आपने तो हमेशा मुझ पर मेहरबानियाँ ही की हैं। बोली, तुम चलो मेरे कमरे में, मैं तुमको देसी अंडे वाला ऑमलेट खिलाती हूँ। अच्छा, वाकई में? मैं हैरान हुआ। मैं सच कह रही हूँ, तुम देखना, इसे खाकर तुमको ऐसा सुकून महसूस होगा कि कभी तुम जिंदगी में और कोई चीज़ नहीं खाओगे। मैं हैरान हो गया कि ऐसा भी कौन सा ऑमलेट होता है। मैडम ने बना हुआ ऑमलेट प्लेट में डालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैं हैरान था कि मैडम ने आज खाना खुद पकाया है। खैर, मैंने आमलेट बड़े शौक से खाया, मगर वो खाने के बाद ही मेरा सर चकराने लगा और नींद आ गई, जैसे उसमें कुछ नशा वगैरह डाला गया हो। खैर, मैं वहीं बिस्तर पर लेट गया। मैंने उठने की बहुत कोशिश की और मैं ऐसा नहीं कर सका। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे जिस्म पर हाथ चलाने लगा हो। बार बार उसके हाथ मेरी पैंट की जेबों में जाने लगे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि देख पाता ये कौन है और मेरे साथ क्या कर रहा है। काफी देर गुजर गई। जब मेरी आंख खुली, कमरे में अंधेरा था। मैं उठकर बाहर आ गया। मुझे बड़ी परेशानी हुई, लेकिन मेरी जेबों में बहुत सारे पैसे मौजूद थे। मैं बाहर आया। मैडम घर पर कहीं नजर नहीं आ रही थी। अम्मा के पास गया तो वो बोली वो बाहर गई हैं। मैं और अम्मा मैडम के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो बाजार से वापस आ गईं। उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थीं और एक बैग भी था। खैर, मैडम ने मुझे वो सारा सामान एक गाड़ी में रखने का कहा, जो कि उनकी गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा था। मैडम बहुत खुश लग रही थीं। मुझे घर की चाबियां वगैरह देकर वो घर से चली गईं। हम तो समझे थे कि वो 2-3 दिन के लिए अपनी किसी सहेली के पास गई होंगी, पर 2-3 दिन से हफ्ते गुजर गए, मैडम घर न आईं। तो हमें परेशानी हुई। बिल आखिर करते करते 6 महीने गुजर गए। हम लोग अब उस मोहल्ले में रहते थे। लोग हमसे पूछने लगे कि तुम्हारी मैडम कहाँ गई। बाज़ लोग तो हम पर शक करने लगे थे कि कहीं हमने उसे कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। यहाँ तक कि एक बार पुलिस भी आई, फिर उनको कोई सबूत न मिला। तो तकरीबन 6 माह के बाद उस बंगले पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बड़ा आदमी खड़ा था। कहने लगा, मैं बनिश मतलब मैडम बानो का दादा हूँ। मैं उन्हें इज्जत से घर ले आया। कहने लगा कि बेटा, क्या तुम बानो के शौहर हो? मैंने कहा, जी नहीं, उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा था। वो बोले, मुझे पक्का शक था कि ऐसा ही होगा। बड़ा आदमी परेशान होते हुए बोला। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं कि इंसान खुद शर्मिंदा होता है।
अब तुम ही बताओ, मेरी बेटी को क्या ज़रूरत थी बैरून मुल्क एक आदमी को ये बताने की कि उसका शौहर शराबी है। वो रोज़ उसे तुम्हारी तस्वीर और वीडियो भेजती रही कि वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका शौहर उस पर जुल्म करता है। तुम तो जानते हो फिरंगियों को। मैंने अपनी पोती को बहुत मना किया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती थी। बस अब वो बाहर चली गई है और उसे उस शख्स से मोहब्बत हो गई थी। वो उसे पाने के लिए सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। बड़े बाबा की ये कहानी सुनकर मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैडम आज तक मुझे इस्तेमाल करती रहीं। कहीं उस रात उसने मेरे साथ दूसरा काम तो नहीं किया। मैं अब मज़ीद उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। सच है कि जब इंसान की माँ ना हो फिर इंसान ऐसे ही भटकता है, और ख़ासकर औरत की तरबियत ना हो तो वो पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरनाक बन जाती है। खैर, बाबा जी ने हमारे अखलाक से मुतासिर होकर हमें अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनकी खिदमत करता हूँ, वो मुझे अपना बेटा कहते हैं और हम अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर रहे हैं।